हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और आपका गोस्ट फियर फ्रॉस्ट 22 से आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और सुपरनैचुरल हॉरर स्टोरी। आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी नीलिमा जी की आप बीती है और इस कहानी को हम उन्हीं के नज़रिए से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम नीलिमा है और आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ वो मेरे जीवन की एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना है। और ये सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसको सुनने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि एक औरत होना इस दुनिया में कितना बड़ा अभिशाप है, क्योंकि एक औरत को हर किसी से लड़कर अपनी ज़िंदगी जीनी पड़ती है। दरअसल आज से लगभग 12 साल पहले सन 2012 में मेरी शादी गुजरात के राजकोट के रहने वाले अभिषेक से हुई थी। उस वक्त सिर्फ मेरी अकेली की ही शादी नहीं हुई थी बल्कि मेरे साथ ही मेरी बड़ी बहन अनीता की भी शादी हुई थी और अनीता की शादी अभिषेक के बड़े भाई मोहन के साथ हुई थी। शादी के बाद हम दोनों बहनें अपने ससुराल राजकोट में ही रहने लगी थी। अब शादी को लगभग 2 साल बीत चुके थे, लेकिन हम दोनों बहनों में से ही किसी के भी इतने लंबे समय तक बच्चा ना होने की वजह से अब अड़ोस पड़ोस के लोग बातें बनाने लगे थे, जिसकी वजह से हमारी सास भी हम लोगों को रोज़ाना ये बात बोलती थी कि आखिर तुम लोग मुझे मेरे पोता पोती का मुंह कब दिखाओगी। मैंने और अभिषेक ने तो इस चीज़ का पहले से ही तय कर लिया था कि मेरी बड़ी बहन से पहले हम लोग बच्चे नहीं करेंगे, लेकिन अब मुझे मेरी बड़ी बहन अनीता का समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतना समय गुजर जाने के बाद भी वो बच्चे क्यों नहीं कर रही हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे हमें पता चला कि शायद अनीता के अंदर किसी चीज़ की कमी है जिसकी वजह से वो माँ बनने में सक्षम नहीं है। मेरे ससुराल वालों ने उसको कई बार कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन जहाँ कहीं भी उसको दिखाने के लिए लेकर गए उन सभी ने सिर्फ एक ही बात बताई कि अनीता अपने जीवन में कभी भी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि उसके शरीर के अंदर कुछ ऐसी कमियां थी जिसकी वजह से उसकी बच्चेदानी के अंदर पड़ने वाला बच्चा सिर्फ कुछ ही समय के लिए अंदर रह पाता था। यानी कि उसकी बच्चेदानी में बच्चे के वजन को झेलने की क्षमता नहीं थी और इसी वजह से सभी डॉक्टर एक ही बात बोल रहे थे कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। जब मेरी बहन अनीता को इस चीज़ का अच्छी तरीके से यकीन हो गया कि सभी लोग ये बात सच कह रहे हैं, तो फिर उसको इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और वो कई दिनों तक अपने आप को कमरे में बंद रखती हैं और बहुत ज़्यादा रोती हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे थोड़े ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाता है। शायद उसने इस चीज़ को अपने जीवन में अपना लिया था कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। अपनी बहन को इस तरह से दुखी देखकर मैं कई बार उसे थोड़ी हिम्मत देने के लिए कहती थी कि दीदी, आप माँ नहीं बन सकती तो क्या हुआ, जब मेरे बच्चे होंगे तो आप उनमें से एक बच्चा रख लेना। लेकिन उस वक्त मुझे इस चीज़ का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे चलकर मेरे साथ भी कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी मैंने या फिर मेरे पति अभिषेक ने कभी भी कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल मेरे पति अभिषेक शुरू से ही सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे और इसी वजह से हम लोगों ने ये तय किया था कि जब तक अभिषेक की नौकरी नहीं लग जाती तब तक हम लोग बच्चे नहीं करेंगे। लेकिन अब घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, क्योंकि सभी घर वालों को इस चीज़ का पता चल गया था कि मेरी बड़ी बहन अनीता तो अब कभी अपने जीवन में माँ बन नहीं सकती। इसी वजह से अब सभी घर वालों की उम्मीद मेरे से ही थी और अब मेरी सास मुझे कई बार ये बात बोलती थी कि आखिर तुम लोग कितना इंतज़ार और करवाओगे। इसके साथ ही मेरी सास कभी कभी तो मुझे भी ये ताना मार दिया करती थी कि कहीं तुम भी उसकी तरह बांझ तो नहीं हो। जब वो मुझे ऐसा बोला करती थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता था। इसी वजह से मैंने अभिषेक से कहा कि हम लोगों को एक बच्चा कर ही लेना चाहिए, क्योंकि इससे घर वालों की ज़िद भी ख़त्म हो जाएगी और मैं भी थोड़ा सुकून से अपनी ज़िंदगी जी सकूँगी। लेकिन उस वक्त अभिषेक ने मुझसे कहा कि आने वाले 6 महीने के अंदर ही मेरी 3-4 एग्ज़ाम आने वाली है और उनके लिए मैंने पिछले कई सालों से तैयारी की है। अगर अब मैं इन सब चीज़ों में उलझ गया तो फिर मेरी कितने सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसीलिए तुम सिर्फ 6 महीने के लिए रुक जाओ, एक बार मेरी ये एग्ज़ाम हो जाए, फिर इसके बाद हम लोग इसके बारे में सोचेंगे।
अब धीरे धीरे वो 6 महीने का समय भी गुजर जाता है और हर बार की तरह होता भी कुछ वैसा ही है। यानी कि इस बार भी अभिषेक का किसी भी एग्ज़ाम में नंबर नहीं आया था और इसी वजह से वो भी काफ़ी ज़्यादा निराश हो गया था। अभिषेक के निराश होने के पीछे की वजह ये नहीं थी कि उसका एग्ज़ाम में नंबर नहीं आया, बल्कि जैसे ही घर वालों को इस चीज़ का पता चला कि उसका किसी भी एग्ज़ाम में नंबर नहीं आया है, तो फिर सभी घर वाले हम दोनों को बहुत ज़्यादा सुनाने लगे थे कि ना ही तो तुमसे कहीं कोई नौकरी ली जाती है और ना ही तुम लोग हम घर वालों को कोई बच्चा करके दे रहे हो। इसी चीज़ से परेशान होकर हम दोनों ये तय करते हैं कि एक बार हम एक बच्चा कर लेते हैं, उसके बाद आगे का सोचेंगे। लेकिन इसी बीच मेरी बड़ी वाली बहन अनीता की मेरे सास ससुर से एक दिन बहुत भयंकर लड़ाई हो जाती है और इसी वजह से मेरी सास हम दोनों को अलग अलग कर देती है। यानी कि हमारे घर वालों ने हमको अलग कर दिया था। अब हमारा खाने पीने का और जो भी था वो सारा सिस्टम अलग हो गया था। मेरे हिसाब से ये चीज़ लगभग सभी के घर में होती है, चाहे वो शादी के 5 साल बाद हो या फिर 10 साल बाद। लेकिन हमारे साथ ये चीज़ लगभग 4 साल के बाद ही हो गई थी। अब अलग होने के बाद हमारा खर्चा भी हम दोनों को अपने हिसाब से ही चलाना था, लेकिन अभिषेक तो कोई काम करता नहीं था, तो फिर हम लोगों के पास अब खर्चे के भी लाने पड़ने लगे थे। थोड़ा बहुत जो कुछ मैं अपने मायके वालों से खर्च लेकर आई थी, उससे तो सिर्फ हमारा खाने का घर खर्च ही चलता था। इसके बाद अभिषेक ने यह तय किया कि अब वो पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर कोई काम धंधा करेगा, क्योंकि ज़िंदगी इस तरह से तो गुजरेगी नहीं। अब अभिषेक का ही एक बचपन का दोस्त था जो मुंबई में टाइल्स लगाने का काम किया करता था। तो अभिषेक ने उससे बात की और उससे कहा कि अगर तुम्हारे पास कोई काम हो तो मुझे भी काम पर लगा लो। जब अभिषेक ने उसे ऐसा कहा तो उसके दोस्त ने उसे मुंबई बुला लिया और उसके बाद अभिषेक अपने दोस्त के पास काम करने के लिए मुंबई चला गया। अभिषेक के जाने के लगभग 1.5-2 महीने बाद ही मुझे इस चीज़ का पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब जैसे ही मुझे इस चीज़ का पता चलता है तो मैं सबसे पहले फ़ोन करके मेरे पति अभिषेक को बताती हूँ और जब वो मेरे मुंह से ये बात सुनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। घर में भी जब सभी लोगों को इस बात का पता चलता है तो एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन घर में बाकी के लोग तो काफ़ी ज़्यादा खुश थे, पर मेरी जो बड़ी बहन अनीता थी वो अब भी बहुत ज़्यादा उदास थी। जब ये बात सुनकर भी वो उदास थी तो मैं उसके पास जाकर उससे कहती हूँ कि दीदी, आप इस तरीके से उदास क्यों बैठे हो? तो उस वक्त वो मुझ पर अचानक से भड़क जाती है और उस वक्त मैं उनके कमरे में ही बैठी थी। तो वो मुझसे कहती हैं कि चली जा यहाँ से, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी है। जब उन्होंने मुझसे इस तरीके से बात की तो एक पल के लिए तो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद उनको इस बात का दुख हो रहा है कि जो खुशी आज मैं मेरे घर वालों को दे पाई हूँ, शायद वो खुशी वो अपने ज़िंदगी में कभी भी घर वालों को नहीं दे पाएंगी। इसी वजह से उनका बर्ताव मेरे प्रति इस तरह का हो गया है। लेकिन मैं जानती थी कि उनका गुस्सा थोड़ी ही देर का है। इसी वजह से मैं उसी वक्त मेरी बहन अनीता से ये बात कह देती हूँ कि मैं इस बच्चे को सिर्फ जन्म ही दूंगी, लेकिन ये बच्चा आपका होगा। जन्म देने के बाद आपको ही इसे पालना है और इसकी माँ का हक भी आपका ही होगा। आप ही इसे गोद ले लेना। जब मैंने मेरी बहन से ये बात कही तो उनके चेहरे पर थोड़ी बहुत मुस्कान आती है और कुछ ही देर बाद उनका मूड ठीक हो जाता है। अब मैं गर्भवती थी, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी, लेकिन शायद यहीं से मेरी ज़िंदगी का ख़राब समय शुरू हो गया था। और आज जो डरावनी कहानी आप लोगों को मैं सुनाने वाली हूँ, इसका मुख्य भाग यहीं से शुरू होता है। यानी कि अब यहीं से मेरे साथ वो सारी डरावनी चीज़ें होना शुरू होने वाली है। दरअसल जब से घर में सभी लोगों को इस चीज़ का पता चला था कि मैं गर्भवती हूँ और मैं इस परिवार को उसका वारिस देने वाली हूँ, तो फिर सभी लोगों का व्यवहार मेरे प्रति काफ़ी ज़्यादा बदल गया था। यानी कि सभी लोग मेरे प्रति काफ़ी ज़्यादा अपना लगाव दिखाने लगे थे और मेरी सास भी मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लगी थी। अब वो मुझे कोई भी काम नहीं करने देती थी। इसके साथ ही मेरी बहन भी मेरे खाने पीने का पूरा ध्यान रखती थी। अब वो अपना खाना बनाने के साथ साथ ही मेरा खाना भी बना दिया करती थी और जो कुछ भी मेरी खाने की इच्छा होती थी वो मुझे बना कर देती थी। अब इस चीज़ को घर में हुए लगभग 15 से 20 दिन हो चुके थे, लेकिन एक दिन अचानक से ही जब मैं अपने कमरे में सो रही थी तो सोते सोते ही मुझे इस चीज़ का एहसास होता है कि जैसे सामने की तरफ से
कमरे के दरवाजे की ओर से कोई कुत्ता या फिर बिल्ली चलता हुआ मेरी तरफ आ रहा है, लेकिन दिखने में तो वो किसी कुत्ते या बिल्ली की तरह ही था, पर उसकी साइज़ कुत्ते या बिल्ली की जितनी ही नहीं थी। यानी कि वो दिखने में थोड़ा बड़ा था और वो पूरा का पूरा सफ़ेद था। जब वो चलकर मेरी तरफ आ रहा था तो वो काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। उसको देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि ये कोई कुत्ता या फिर बिल्ली है, बल्कि उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कोई इंसान ही है जो कि कुत्ते या बिल्ली की तरह चलता हुआ मेरी तरफ मेरे कमरे में आ रहा है। उस वक्त मैं अपने कमरे में अपने बेड पर सोई हुई थी और शायद उस वक्त मुझे नींद भी आ रही थी। अब वो सब मेरा सपना था या फिर मैं नींद में ही कुछ ऐसा देखा था, इसका मुझे नहीं पता, लेकिन उस वक्त मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ था कि जैसे वो चीज़ मेरे कमरे के अंदर आ गई है। मेरे कमरे में जो मेरा बेड था वो कमरे के दरवाजे के बिल्कुल सामने ही था और मेरे कमरे के बाहर एक काफ़ी ज़्यादा लंबा बरामदा था, क्योंकि हमारा घर पुराने टाइप का बना हुआ था। यानी कि उस घर को मेरे दादा ससुर ने बनवाया था, जो कि उस ज़माने के हिसाब से बना हुआ था, लेकिन अब तक भी हमारा पूरा परिवार उस पुराने घर में ही रह रहा था। इसी वजह से जब उस दिन मैं शायद नींद में सो रही थी तो मुझे दूर से ही वो कुत्ते बिल्ली की तरह दिखने वाला सफ़ेद सफ़ेद जो कुछ भी था वो दूर से ही आता हुआ दिखाई दे गया था। अब कमरे में आने के बाद वो मेरे बेड के पास आता है और मेरे सिरहाने के बगल में आकर किसी इंसान की तरह अपने आगे वाले दोनों हाथों को अब ऊपर उठाकर खड़ा हो जाता है। उस वक्त वो किसी इंसान की तरह ही मेरे बगल में खड़ा हुआ था, लेकिन दिखने में वो पूरा का पूरा सफ़ेद था। उस वक्त शायद मैं नींद में थी, इसी वजह से जैसे ही मुझे इस चीज़ का एहसास होता है तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाती हूँ और अचानक से घबराकर नींद में से उठती हूँ। जैसे ही मैं नींद में से उठती हूँ तो मुझे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन उस वक्त तक मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। मेरे पूरे बदन पर पसीना आ गया था। इसी वजह से मैं तुरंत ही अपने कमरे से उठकर बाहर चली जाती हूँ। अपने कमरे से निकलकर उस वक्त मैं अपनी बहन के कमरे की तरफ जाती हूँ, लेकिन उस वक्त मेरी बहन अपने कमरे में नहीं थी। फिर उसके बाद मैं अपनी सास के पास जाती हूँ और उन्हें बताती हूँ कि आज मुझे इस तरह का सपना आया, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई। अब घर में धीरे धीरे मेरे साथ वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी और हर पल मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे वो सफ़ेद सफ़ेद चीज़ मेरे पास ही है और दूर एक कोने में बैठी बैठी मुझे घूर रही है। लेकिन वो क्या थी वो मुझे अपनी आँखों से दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन जब मैं सोने की कोशिश करती थी तो आँख बंद करते ही मुझे ऐसा एहसास होता था कि जैसे या तो वो मेरे बगल में मेरे बेड के ऊपर ही बैठी हुई है या फिर कमरे के किसी कोने में बैठकर मुझे देख रही है। शुरू में जब वो चीज़ मेरे साथ होने लगी थी तो वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा दूर से दिखाई देती थी, यानी कि उसके होने का एहसास मुझे दूर से होता था। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे वैसे वैसे वो चीज़ मेरे काफ़ी ज़्यादा नज़दीक से मुझे दिखाई देने लगी थी। घर वालों को जब मैंने ये बातें बताई तो मेरी सास मुझसे कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तेरे मन का वहम है। पेट में जब बच्चा होता है तो औरत को इस तरह के अजीब अजीब से ख्याल आते ही हैं। अब तक तो वो चीज़ मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो रही थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसके होने के बाद मुझे इस चीज़ का एहसास हो गया था कि ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, बल्कि मेरे साथ सच में कुछ गलत हो रहा है। दरअसल एक दिन मैं अपने कमरे के अंदर नहा कर आने के बाद तैयार हो रही थी और उस वक्त मैं अपने कमरे के अंदर लगे हुए शीशे के सामने बैठकर अपने बाल बना रही थी। लेकिन तभी बाल बनाते बनाते अचानक से जब मेरी नज़र एक पल के लिए शीशे की तरफ जाती है तो वहाँ पर मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखते ही अचानक से मेरे मुंह से एक ज़ोर की चीख निकल जाती है और जिस कंघे से मैं अपने बाल बना रही थी वो भी मेरे हाथ से छूट जाता है और मैं थर थर काँपने लगती हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा डर गई। दरअसल जब मैं अपने बाल बना रही थी तो बाल बनाते बनाते ही अचानक से मेरी नज़र शीशे की तरफ जाती है और जैसे ही मेरी नज़र शीशे की तरफ जाती है तो मुझे शीशे में दिखाई देता है कि मेरे बेड पर कोई बैठा हुआ है और वो वही सफ़ेद सफ़ेद चीज़ थी जो मुझे कई बार अपने पास होने का एहसास करवा रही थी, जो सपने में भी मुझे कई बार दिखाई देती थी। और आंख बंद करते ही मुझे इस चीज़ का एहसास होता था कि जैसे वो मेरे अगल बगल में ही है
लेकिन अब तक तो वो चीज़ मेरे साथ आंखें बंद करने के बाद या फिर नींद में हो रही थी। लेकिन आज वो चीज़ मुझे पूरे होशो हवास में अपनी खुली आंखों के सामने दिखाई देती है। जैसे ही मैं शीशे की तरफ देखती हूँ तो मुझे वो मेरे बेड पर बैठी हुई दिखाई देती है। गौर से देखने पर मुझे उसका चेहरा भी नज़र आता है। वो दिखने में किसी औरत की तरह ही थी, लेकिन वो कोई औरत थी या फिर कोई जानवर था या कोई मर्द था, इसका तो मुझे ठीक तरीके से पता नहीं चल सका। लेकिन जैसे ही मैं उसकी तरफ देखती हूँ तो शीशे में मेरी और उसकी नज़र मिलती है, और जैसे ही मेरी और उसकी नज़र मिलती है तो वो मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराती है। मुस्कुराने के साथ ही अचानक से अपने मुंह से एक इतनी लंबी जीभ निकालती है कि उसकी वो जीभ मुझे अपनी ओर आती हुई दिखाई देती है। और उसकी जीभ को अपनी ओर आते हुए देखकर अचानक से मेरे दिमाग में आता है कि किसी भी इंसान की जीभ इतना ज़्यादा लंबा बाहर कैसे आ सकती है। उस चीज़ को देखकर मुझे एहसास हो गया था कि ये कोई बहुत ही भयंकर और डरावनी चीज़ है। वो पल मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डरावना था। वो सब कुछ मेरे साथ सिर्फ 2 से 3 सेकंड के अंदर ही हुआ था। इसी वजह से उस चीज़ को देखते ही मैं अपनी आंखों को बंद करके ज़ोर से चीखती हूँ। लेकिन चीखने के बाद जैसे ही मैं मेरी आंखें खोलती हूँ तो वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल रहता है। यानी कि अब मुझे शीशे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस वक्त मुझे शीशे में तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब मैं इतनी ज़्यादा डर चुकी थी कि मेरे में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं पीछे मुड़कर अपने बेड की तरफ देख सकूं कि वो चीज़ अभी भी वहाँ पर है या नहीं। लेकिन तभी मेरी चीख सुनकर मेरी सास मेरे कमरे के अंदर आती है, और जैसे ही मेरी सास कमरे के अंदर आती है तो मैं उनसे लिपट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हूँ और उनको सारी बात बताती हूँ। लेकिन अब भी मेरी सास मुझे वही बात कहती है कि जब पेट में बच्चा होता है तो ऐसे डरावने ख्याल आते हैं। उसके बाद जब दोपहर को मेरे पति अभिषेक का मेरे पास मुंबई से फ़ोन आता है तो मैं उनको फ़ोन पर ये सारी बातें बता देती हूँ। जो कुछ भी मेरे साथ शुरू से लेकर आज तक हुआ था वो मैं सब कुछ उनको बता देती हूँ। जब उन्होंने मेरे मुंह से ये बातें सुनी तो उनको मेरी काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है, और वो मुझसे कहते हैं कि मैं जल्दी ही घर पर आकर तुमको वहाँ से ले आऊँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कोई तुम्हारा ठीक तरीके से ध्यान रखता होगा। जब उन्होंने मुझसे वो बात कही तो मैं उनसे कहती हूँ कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अनीता दीदी और आपकी माँ मेरा काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखती हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे इस चीज़ का डर हर वक्त लगा रहता है कि जैसे मेरे आसपास में कोई है और वो मुझे कभी भी कुछ भी कर सकता है। और आज तो वो मुझे पीछे की तरफ शीशे में बैठा हुआ भी दिखाई दिया था। उसके 2 दिन बाद ही अचानक से मुझे बिना बताए ही अभिषेक घर पर आ जाते हैं, और वो घर वालों से कहते हैं कि मैं सरोज को अपने साथ मुंबई लेकर जा रहा हूँ। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े और अच्छे अच्छे हॉस्पिटल भी हैं जहाँ पर मैं इसका आराम से इलाज करवा लूँगा। घर वाले तो उनको मुझे लेकर जाने से मना करते हैं, लेकिन वो घर वालों की एक भी नहीं सुनते हैं और मुझे अपने साथ मुंबई ले जाते हैं। अब जिस वक्त हम लोग गुजरात से बस में बैठकर मुंबई के लिए रवाना हुए थे, उसी वक्त से मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो चीज़ अब भी मेरा पीछा कर रही है। जब हम लोग बस के इंतज़ार में बस स्टैंड पर खड़े हुए थे, तभी अचानक से मुझे सड़क के दूसरी तरफ उस भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक चाय की टपरी के पास में फिर से वही चीज़ खड़ी हुई दिखाई देती है। इस बार तो वो मुझे पूरी तरीके से साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो दिखने में एक औरत की तरह थी, लेकिन उसका पूरा बदन बिल्कुल सफ़ेद रंग का था। यानी कि उसके कपड़े भी सफ़ेद थे, उसके बाल भी सफ़ेद थे, और उसके शरीर का हर अंग भी पूरा का पूरा सफ़ेद था। जब वो लगातार घूर कर मेरी तरफ देखे जा रही थी तो बीच बीच में आने जाने वाले लोगों की वजह से वो कुछ पल के लिए मुझे दिखाई नहीं देती थी। लेकिन जैसे ही वो जगह खाली होती थी तो फिर से वो चीज़ मुझे उस चाय की टपरी के बगल में खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। अब जैसे ही मुझे वो चीज़ दिखाई देती है तो मैं अचानक से अभिषेक के हाथ को पकड़कर अभिषेक से कहती हूँ कि अभिषेक, वहाँ सड़क के दूसरी तरफ उस चाय की टपरी के बगल में देखो, तुम्हें वहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है क्या? तो अभिषेक मुझसे कहते हैं कि मुझे तो वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। फिर उसके बाद वो मुझसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? तो मैं उन्हें कहती हूँ कि अभी मुझे वो चीज़ वहाँ पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है और वो लगातार हमारी तरफ ही देख रही है। तो अभिषेक मुझे कहते हैं कि तुम उस तरफ ध्यान ही मत दो, अपनी नज़रों को ही दूसरी तरफ घूम लो।
अभिषेक के कहने के बाद मैं कुछ पल के लिए तो उस तरफ नहीं देखती हूँ, लेकिन फिर भी बार बार मेरी नज़रें उस तरफ जा ही रही थीं। उसके कुछ ही देर बाद बस आ जाती है और फिर हम लोग मुंबई पहुँच जाते हैं। मुंबई में अभिषेक ने मेरे लिए एक चोल में किराए का मकान ले लिया था और अब हम दोनों वहीं पर रहने लगे थे। दिन के वक्त सुबह अभिषेक काम पर निकल जाया करते थे और फिर शाम को वापस आते थे और पूरे दिन मैं घर में अकेली ही रहती थी। मुंबई जाने के बाद 2-4 दिन तक तो मेरे साथ वो चीज़ वहाँ पर नहीं होती है, लेकिन एक दिन जब मैं दोपहर को सो रही थी तो अचानक से मुझे ऐसा एहसास होता है कि मैंने मेरे पैरों पर जो कंबल डाल रखी थी उसको कोई खींच रहा है। यानी कि उस वक्त मैं कंबल ओढ़कर सोई हुई थी। तो जब मैं सो रही थी तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे कोई मेरी कंबल को मेरे पैरों के पास से पकड़कर हल्के हल्के से खींच रहा हो। जब जैसे ही मुझे नींद में इस चीज़ का एहसास होता है तो मेरी नींद टूट जाती है। अब मेरी नींद तो टूट चुकी थी, लेकिन मेरे मन में अब भी उसी चीज़ का डर था। इसी वजह से नींद टूटने के बावजूद भी मैं अपनी आँखों को नहीं खोलती हूँ और सोते रहने का ही नाटक करती हूँ। लेकिन अब मैं धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलकर ये देखने की कोशिश कर रही थी कि वहाँ पर क्या है जो मेरी कंबल को खींच रहा है। अब मेरी नींद खुल चुकी थी, लेकिन नींद खुलने के बावजूद भी बार बार वो चीज़ मेरे साथ हो ही रही थी। यानी कि अब भी कोई मेरी कंबल को लगातार खींच रहा था। अब जैसे ही मैं धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती हूँ तो आंखें खोलते ही अचानक से वो सफ़ेद सफ़ेद चीज़ जो मुझे गुजरात में अपने घर पर और उस बस स्टैंड पर दिखाई दे रही थी, वो बिल्कुल मेरे पैरों के पास मेरे सामने ही खड़ी हुई दिखाई देती है। और उसको देखते ही जैसे ही मैं अपनी आंखों को पूरी तरीके से खोलती हूँ तो वो उछलकर मेरे ऊपर आ जाती है और मेरे ऊपर आकर वो अपने हाथों से मेरे मुंह को ज़ोर से दबाती है। उसने मेरे जबड़े को इस तरीके से दबा दिया था कि मैं कुछ भी बोल नहीं पा रही थी, लेकिन मेरे पास आने के बाद जब मुझे उसका वो रूप दिखाई देता है तो अब वो मुझे काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही थी। वो सब कुछ मेरे साथ इतना ज़्यादा जल्दी और कुछ ही सेकंड के अंदर हुआ था कि उसके होने की वजह से मैं एक ही पल में इतना ज़्यादा घबरा गई थी कि डर के मारे मेरा उसी वक्त उसी जगह पर यूरिन निकल गया था। अब तक तो मैं उस चीज़ को सिर्फ महसूस कर रही थी और दूर से अपनी आंखों के सामने देख रही थी, लेकिन आज तो वो चीज़ सच में मेरे इतने ज़्यादा करीब थी और मेरे साथ वो जो कुछ भी कर रही थी उसको देखकर मुझे समझ में आ गया था कि शायद आज मैं नहीं बचने वाली। उस वक्त डर के मारे आंखें फाड़ फाड़ कर मैं उसकी तरफ देख रही थी और वो चीज़ मेरे मुंह को दबाते हुए अजीब तरीके से मुस्कुराकर गुर्रा रही थी। 1-2 पल मेरे मुंह को दबाकर उस तरीके से गुर्राने के बाद वो पहली बार अपने मुंह से कुछ बोलती है। उस वक्त अपने आप को उसके इतना करीब पाकर मुझे इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि ये कोई औरत का ही रूप है, लेकिन मुझे इस चीज़ का भी पता था कि ये कोई जिंदा औरत नहीं है, बल्कि शायद ये कोई चुड़ैल या फिर जिन्न पिशाचिनी है जो कि मेरे पीछे पड़ गई है। लेकिन ये मेरे पीछे क्यों पड़ी थी उसका मुझे अब तक भी पता नहीं था, लेकिन शायद आज वो आगे मुझसे जो कुछ भी बोलने वाली थी उसको सुनकर मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि वो किस वजह से मेरे पीछे पड़ी हुई है। दरअसल उस वक्त मैं बेड पर बिल्कुल उसके नीचे पड़ी हुई थी और वो मेरे ऊपर बैठी हुई थी। उसने मेरे मुंह को पूरी तरीके से अपने काबू में कर लिया था। उस वक्त वो मुझसे कहती हैं कि तूने माँ बनकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। और मुझे ऐसा कहकर वो बार बार एक ही बात बोलने लगती है कि ये बच्चा मुझे दे दे, ये बच्चा मुझे दे दे। और ऐसा कहकर वो अजीब तरीके से मेरे पेट के ऊपर अपना हाथ फेरने लगती है। उस वक्त तक मुझे 4था महीना ही चल रहा था, लेकिन अब वो मेरे पेट पर हाथ फेरते फेरते अचानक से मेरे पेट को किसी आटे की तरह इतनी ज़ोर से अपनी मुट्ठी में पकड़ती है कि उसके मुट्ठी में मेरे पेट को पकड़ते ही मुझे इतना भयंकर दर्द होता है कि उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लेकिन उसने एक हाथ से मेरे मुंह के जबड़े को इतनी ज़ोर से दबा रखा था कि उस वक्त मैं चाह कर भी चीख नहीं पा रही थी। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि शायद आज ये जो कोई भी है ये मेरे साथ साथ मेरे पेट में पल रहे बच्चे की भी जान लेकर ही रहेगी। उस वक्त मैं कितनी ज़्यादा डरी हुई थी और उस वक्त मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा था इस चीज़ का कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता।
लेकिन इससे आगे वो कुछ करती। उससे पहले ही अचानक से मेरे घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। उस दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ के साथ ही वो चीज़ मेरे ऊपर से अचानक से गायब हो जाती है। उस चीज़ के गायब होते ही मैं और भी ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि उस वक्त मेरे अगल बगल में कोई भी नहीं था और पूरा घर खाली था। इसके साथ ही उस दरवाजे पर जो कोई भी था वो बार बार दरवाज़ा खटखटा रहा था। अब उस दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा डरा रही थी। इसके साथ ही मेरे पेट में अब बहुत भयंकर दर्द हो रहा था और शायद मुझे ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो गई थी। अब उस चीज़ के होने के बाद मैं ज़ोर ज़ोर से वहीं पर लेटी लेटी रोने लगती हूँ, क्योंकि उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो चीज़ फिर से मेरे ऊपर आ सकती है और मुझे नुकसान पहुँचा सकती है। लेकिन तभी अचानक से मेरे बेड के बगल में रखा हुआ मेरा फ़ोन बजता है और अचानक से उस फ़ोन की घंटी को सुनकर मैं इतना ज़्यादा डर जाती हूँ कि मैं उछल कर पड़ती हूँ। पर फिर मुझे दिखाई देता है कि ये तो मेरा फ़ोन बज रहा है, लेकिन उस वक्त मेरे शरीर में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं थोड़ा सा खिसक कर अपने बेड के बगल में रखे हुए फ़ोन को उठा सकूं। काफ़ी देर तक मैं वहाँ पर बिल्कुल उसी तरीके से पड़ी रही। अब बार बार मेरा वो फ़ोन भी बज रहा था और मेरे घर का दरवाज़ा भी। उस वक्त तक मेरे बेड की पूरी बेडशीट खून से सन चुकी थी और मेरे कपड़े भी ख़राब हो चुके थे। फिर मैं मेरे फ़ोन को किसी तरह उठाती हूँ। फ़ोन पर मेरे पति अभिषेक ही थे। वो मुझे कहते हैं कि मैं कब से दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, तुम कहाँ हो, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही हो। मेरे पति अभिषेक की आवाज़ सुनते ही मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हूँ और लगभग आधे घंटे के बाद मैं किसी तरह हिम्मत करके अपने घर के दरवाजे के पास जाती हूँ और दरवाज़ा खोलती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलती हूँ तो अभिषेक को देखते ही मेरी पूरी हिम्मत निकल जाती है और मैं बेहोश होने वाली हालत में अभिषेक के ऊपर गिरने लगती हूँ। मेरी वो हालत देखकर अभिषेक मुझे तुरंत वहाँ से अस्पताल लेकर जाते हैं। जब वो मुझे अस्पताल लेकर गए और डॉक्टर ने मेरी वो हालत देखी तो डॉक्टर भी मेरी वो हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए थे। लेकिन फिर वहाँ मैंने अस्पताल में ही अभिषेक को सारी बात बताई। जब अभिषेक ने भी मेरी वो बात सुनी तो वो भी बहुत ज़्यादा डर गया था। उस वक्त अस्पताल में भी मुझे इस चीज़ का एहसास हो रहा था कि वो चीज़ है अस्पताल में भी मेरे आसपास में ही है। मुझे अस्पताल में लाए हुए अभी कुछ ही समय हुआ था कि तभी अचानक से मेरे शरीर में से जगह जगह से मुझे एक अजीब सा दर्द होने लगा था, जैसे कि कोई मेरे बदन पर सुई चुभा रहा हो। और जिस जिस जगह पर वो दर्द हो रहा था कुछ ही देर बाद वहाँ से थोड़ा थोड़ा खून निकल रहा था और अब वो चीज़ मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी। जब डॉक्टरों ने भी उस चीज़ को देखा तो उनको भी समझ में नहीं आया कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और उससे पहले डॉक्टरों ने हमें ये बात भी बता दी थी कि आपके पेट में पल रहे बच्चे को बहुत ज़्यादा ख़तरा हो गया है, शायद अब आप इस बच्चे को जन्म नहीं दे पाओगे। इस चीज़ को सुनते ही मैं उसी वक्त काफ़ी ज़्यादा रोने भी लगी थी। लेकिन उस वक्त डॉक्टर ने मुझे कहा कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपके इस बच्चे को बचाने की। पर उसके साथ ही अब डॉक्टर को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मेरे बदन से ये खून की बूंदें क्यों निकल रही हैं और उन खून की बूंदों के साथ साथ ही मुझे इस चीज़ का एहसास क्यों हो रहा है कि जैसे कोई मेरे शरीर पर सुई या फिर पिन चुभा रहा हो। अब पहले तो वो चीज़ मेरे बदन के बाकी हिस्सों पर हो रही थी, लेकिन अब बाकी की जगहों पर तो वो चीज़ होना बंद हो गई थी और सिर्फ मेरा जो पेट था जिसमें मेरा बच्चा पल रहा था, सिर्फ उसी पेट पर वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। अब मेरा पूरा पेट धीरे धीरे खून से सन चुका था और जगह जगह से खून निकल रहा था। मेरी वो हालत देखकर डॉक्टर मुझे आईसीयू में ले जाते हैं और वहाँ पर मेरे पति को भी मेरे पास नहीं आने देते हैं। लेकिन आईसीयू में जाने से पहले मैं मेरे पति से कहती हूँ कि अभिषेक, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, शायद किसी ने हमारे साथ कुछ किया है, तो तुम इतना जल्दी हो सके अपने हिसाब से इस चीज़ का इलाज करवाओ, क्योंकि ये डॉक्टर की बीमारी नहीं है। मुझे आईसीयू में ले जाने के बाद अभिषेक ने अपने उस दोस्त को फ़ोन किया जिस दोस्त के पास वो काम किया करता था और उसको फ़ोन पर सारी बात बताई। उसके बाद उसका वो दोस्त अस्पताल में आता है और जब अस्पताल में आने के बाद उसको सारी चीज़ समझ में आई तो फिर वो जहाँ पर रहता था उसके बगल में ही एक बहुत बड़ा हनुमान जी का मंदिर था, जहाँ पर वो अभिषेक को लेकर जाता है
और वो दोनों वहाँ पर जाने के बाद वहाँ के पंडित जी को सारी बात बताते हैं। लेकिन वो पंडित जी उनके साथ अस्पताल में आने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। वो कह रहे थे कि तुम अपनी पत्नी को यहीं पर लेकर आओ, मैं उसका यहीं पर इलाज करूँगा। तब मेरे पति अभिषेक ने उनको किसी तरह से समझाया कि मैं उसको यहाँ पर कैसे लेकर आऊँ, वो तो अस्पताल में आईसीयू में भर्ती है, एक बार वो थोड़ी बहुत ठीक तो हो, उसके बाद ही तो मैं उसे यहाँ पर लेकर आऊँ। शायद इसके बाद पंडित जी को थोड़ी बहुत बात समझ में आती है और वो उनके साथ अस्पताल में आते हैं। उनके अस्पताल में आने के बाद किसी तरह डॉक्टर से बात करके एक बार उन पंडित जी को मेरे पास उस आईसीयू में लेकर आते हैं। जब पंडित जी ने भी मेरे शरीर की वो हालत देखी तो उनको शायद सब कुछ समझ में आ गया था। उन्होंने मेरे पति से कहा कि इसके ऊपर तो बहुत ही बड़ा और भयंकर काला जादू किया गया है और एक ऐसी चीज़ को इसके पीछे किया गया है जो शायद इसके पेट में पल रहे बच्चे के साथ साथ इसकी भी जान ले लेगी। उन्होंने मेरे पति से कहा कि तुम्हारी पत्नी के ऊपर मारण क्रिया की गई है। लेकिन उस वक्त तो पंडित जी मेरे हाथ पर एक धागा बांध देते हैं और अस्पताल के डॉक्टर से कहते हैं कि मेरी आपसे एक विनती है कि इसके हाथ से इस धागे को मत खोलना। उस वक्त शायद जो डॉक्टर थे वो भी थोड़ा बहुत भगवान में विश्वास करते थे, इसी वजह से वो हम लोगों की ये बात मान जाती हैं और उस धागे के बांधने के बाद कुछ ही देर में मेरे शरीर से वो खून आना बंद हो जाता है और मुझे जो सुई और आलपिन के चुभने का एहसास हो रहा था वो भी अब बंद हो गया था। लेकिन जब मैं आईसीयू में उस कमरे में थी उस वक्त भी मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो चीज़ अब भी मेरे अगल बगल में ही है। इसी वजह से मैंने डॉक्टर से कहा कि मुझे इस अलग कमरे में ना रख कर जहाँ पर और भी मरीज़ हैं वहाँ ले जाए, क्योंकि मुझे अकेली को डर लग रहा है। फिर जब मुझे 2 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है तो मेरे पति अभिषेक और उनका वो दोस्त मुझे उस मंदिर में लेकर जाते हैं जिस मंदिर के पंडित जी को वो उस दिन अस्पताल में लेकर आए थे। लेकिन आप लोगों को अब जो बात मैं बताने जा रही हूँ उसको सुनकर आप लोग भी चौंक जाओगे। उस दिन जब हम लोग अपने घर से निकलकर उस मंदिर के लिए जा रहे थे तो सुबह सुबह ही मेरे पति का वो दोस्त हमारे घर पर आ गया था और वहाँ से हम तीनों मंदिर के लिए निकल गए थे। लेकिन जैसे ही हम लोग हमारी उस चोल से निकले तो अचानक से ही मेरे घर के बगल वाले घर में एक सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उस घर के साथ साथ मेरे घर का भी आधा हिस्सा जल जाता है। लेकिन शायद मेरे पति के उस दोस्त को उन पंडित जी ने सारी बात पहले ही समझा दी थी और तभी मेरे पति का वो जो दोस्त था वो हम लोगों से कहता है कि शायद आज हमारे रास्ते में बहुत ज़्यादा मुसीबतें आने वाली है, क्योंकि जो कोई भी चीज़ आपके पीछे पड़ी हुई है वो ये नहीं चाहती कि हम लोग किसी भी हालत में उस मंदिर में पहुँचे। लेकिन चाहे आज कुछ भी हो जाए हम लोगों को उस मंदिर में पहुँचना ही है। उस वक्त मेरे दिमाग में तो इस चीज़ की टेंशन हो रही थी कि मेरे घर का आधे से ज़्यादा सामान जल गया होगा। लेकिन तभी मेरे पति मुझे कहते हैं कि सामान तो हम लोग और भी ले आएंगे, इस वक्त तुम्हारा उस मंदिर में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग उस घर को जलता हुआ देखकर भी उस चोल से निकलकर अब सड़क पर आ जाते हैं। अब सड़क पर खड़े रहकर हम लोग किसी रिक्शा के आने का इंतज़ार कर रहे थे। अब आप लोग यकीन नहीं मानोगे कि उस दिन हम लोग सड़क पर लगभग 1 घंटे तक खड़े रहे थे, लेकिन वहाँ पर एक भी रिक्शा नहीं आया था, वरना बाकी के दिनों तो हर 5 मिनट पर वहाँ से एक रिक्शा गुजरती ही थी। लेकिन फिर मेरे पति ने एक टैक्सी बुलाई जिसके अंदर हम लोग बैठकर उस मंदिर की तरफ जाने लगे। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसका भी टायर पंचर हो गया और उस टैक्सी वाले ने भी आगे जाने से मना कर दिया। अब भी वो मंदिर हम लोगों से लगभग 5 किलोमीटर दूर था। फिर हम लोग एक सरकारी बस में चढ़ते हैं और उस बस से उस मंदिर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर चलने के बाद ही उस बस का भी एक्सीडेंट हो जाता है और वो बस भी सामने चल रहे एक ट्रक से जाकर टकरा जाती है। वो तो अच्छा हुआ कि हम लोग उस बस में पीछे की तरफ बैठे हुए थे, क्योंकि आगे की तरफ बैठे हुए लोगों को उस दिन काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी। लेकिन किसी तरह उस दिन हम उस मंदिर में पहुंच ही गए और मंदिर में पहुंचने के बाद उन पंडित जी ने हमें कहा कि हम लोगों को आज रात के 12 बजे तक एक हवन करना है, क्योंकि जो कोई भी चीज़ तुम्हारी पत्नी के पीछे पड़ी हुई है वो रात के वक्त ही हम लोगों के काबू में आ सकती है। इसी वजह से उन पंडित जी ने उस दिन शाम के वक्त से ही वो हवन शुरू कर दिया था और जिस जगह पर मैं हवन के सामने बैठी हुई थी उसके चारों तरफ एक गोला बना दिया था
क्योंकि उन्होंने मुझे पहले ही बताया था कि वो जो कोई भी चीज़ होगी वो तुम्हारे अंदर ही आएगी और वो आने के बाद हम लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसी वजह से वो सुरक्षा के लिए मेरे चारों तरफ वो घेरा बना रहे थे। अब यहाँ तक का तो मुझे पता था, लेकिन इससे आगे जो कुछ भी वहाँ पर हुआ था उसका मुझको नहीं पता था। इससे आगे जो कुछ भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो मेरे को मेरे पति ने बताया था कि वहाँ पर इसके बाद क्या हुआ था। दरअसल इसके बाद वो हवन क्रिया शुरू होती है और हवन क्रिया शुरू होने के बाद जैसे ही रात के लगभग 12 बजते हैं तो 12 बजने के बाद अचानक से मेरे शरीर में एक हलचल होना शुरू होती है और थोड़ी ही देर में अजीब तरीके से हिलने के बाद वो चीज़ मेरे शरीर के अंदर आती है। वो काले जादू के द्वारा मारण क्रिया में बनाई गई एक पिशाचिनी थी जो कि मेरे पीछे पड़ी हुई थी। जब वो मेरे अंदर आई तो वो सिर्फ एक ही बात बोल रही थी कि मैं इसके बच्चे को लेकर चली जाऊंगी। इसके पेट में पल रहे बच्चे को अगर मैं नहीं लेकर गई तो वो लोग मेरी वो हालत करेंगे जिसको मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। इसी वजह से मुझे इसके पेट में पल रहे बच्चे को लेकर ही जाना होगा। जब पंडित जी ने उससे पूछा कि तुम्हें किसने इसके पास भेजा है तो वो नाम बताने से मना कर देती है। लेकिन जब पंडित जी उसके ऊपर अपने कई मंत्रों और बाकी चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो फिर वो उसे इंसान का नाम बताती है जिसने काले जादू के द्वारा मारण क्रिया करके उसको मेरे ऊपर भेजा था। इससे आगे जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसे इसको सुनकर आप लोगों के भी पैरों तले से ज़मीन खिसकने वाली है। दरअसल वो पिशाचिनी बताती हैं कि उसको मेरे पीछे मेरे ही घर के किसी सदस्य ने भेजा है और जिस किसी ने भी भेजा है वो बहुत ही बड़ा काले जादू का तांत्रिक है और उसको बहुत भयंकर काला जादू आता है। उसने उसको आज से नहीं बल्कि उसी दिन से मेरे पीछे लगाने की क्रियाएं शुरू कर दी थी जिस दिन से मेरे घर में इस चीज़ का पता चला था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। लेकिन अब भी वो पिशाचिनी उस इंसान का नाम नहीं बता रही थी जिस किसी ने उसको मेरे पीछे लगाया था। वो पंडित जी से कहती हैं कि अगर मैंने उसका नाम बता दिया तो फिर वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। तो पंडित जी उसे कहते हैं कि तुम तो एक पिशाचिनी हो, फिर तुम आखिर उसके सामने इतनी मजबूर कैसे हो कि तुम उससे इतनी डर रही हो। तो वो पिशाचिनी पंडित जी से कहती हैं कि वो दिखने में तो एक साधारण इंसान है लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। उसको इतना भयंकर काला जादू आता है कि वो एक ही पल में किसी भी चीज़ को ख़त्म कर सकती है। अब जैसे ही उस पिशाचिनी के मुंह से ये निकला कि ख़त्म कर सकती है तो पंडित जी को और मेरे पति को इस चीज़ का तो एहसास हो गया था कि ये किसी औरत की ही बात कर रही है। लेकिन वो सोचते हैं कि मेरे घर में तो सिर्फ 2 ही औरत हैं, एक मेरी सास और दूसरी मेरी बहन। तो पंडित जी उस पिशाचिनी से पूछते हैं कि तू किस औरत की बात कर रही है, बता उसका नाम क्या है। तो पिशाचिनी कहती है कि आप चाहे कुछ भी कर लो पर मैं उसका नाम नहीं बता सकती। आपको अगर उसके बारे में जानना है तो आप किसी और तरीके से उसके बारे में पूछो। तो पंडित जी उस पिशाचिनी से कहते हैं कि इसके घर में तो सिर्फ इसके अलावा 2 ही औरतें हैं, एक इसकी सास और दूसरी इसकी बहन। तो अब बता उन दोनों में से कौन है? क्या इसकी सास ने इसके ऊपर ये सब किया है? क्या उसने इसके ऊपर काला जादू किया है? तो पंडित जी के ऐसा पूछने पर वो पिशाचिनी अपनी गर्दन को नामे हिलाती है, यानी कि वो इस चीज़ के लिए मना कर रही थी कि मेरी सास ने मेरे साथ ये सब कुछ नहीं किया। तो फिर अब तो शक की सुई सिर्फ एक इंसान की तरफ जा रही थी और वो थी मेरी बहन। इसी वजह से जब पंडित जी ने उस पिशाचिनी से पूछा कि क्या वो इसकी बहन है जिसने इसके साथ वो सब कुछ किया है, तो वो पिशाचिनी अजीब तरीके से विलाप करते हुए अपनी गर्दन को हाँ में हिलाने लगती है और फिर ज़ोर ज़ोर से कहने लगती हैं कि हाँ बहन ही है, हाँ बहन ही है। अब ये चीज़ सुनते ही मेरे पति की तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी खुद की बहन मेरे साथ ऐसा कर सकती है। और उससे भी ज़्यादा जब होश में आने के बाद मुझे इस चीज़ का पता चला था तो आप लोग सोच भी नहीं सकते कि मेरे ऊपर क्या बीती थी। लेकिन जब पंडित जी ने उस पिशाचिनी से पूछा कि इसकी बहन ने इसके साथ ऐसा क्यों किया है, तो पिशाचिनी बताती हैं कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। इससे पहले भी उसने माँ बनने के लिए काले जादू का सहारा लिया था, लेकिन वो चीज़ भी काम नहीं आती है। और जब उसने इसके माँ बनने की खबर सुनी तो उसको इससे काफ़ी ज़्यादा जलन होने लगी थी और उससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि उसके अलावा
उस घर को उसकी बहन उसका वारिस देने वाली है। इसी वजह से उसने सोच लिया था कि इसके पेट में पल रहे बच्चे के साथ साथ वो इसको भी ख़त्म कर देगी। जब पंडित जी उसे कहते हैं कि वो तो इसकी सगी बहन है, फिर उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, तो पिशाचिनी कहती है कि वो किसी की भी सगी नहीं है। वो इंसान के रूप में और औरत के रूप में एक डायन है जिसको किसी के भी ऊपर दया नहीं आती है। उसका असली रूप इतना ज़्यादा भयंकर और डरावना है कि मुझ जैसी पिशाचिनी भी उसके सामने जाने से कतराती है, और उसके भेजने पर ही मैं इसके पीछे पड़ी थी। इसके बाद वो पिशाचिनी पंडित जी से विलाप करते हुए कहने लगती है कि आप मुझे इस चीज़ से मुक्ति दिला दो, क्योंकि अगर आपने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर वो मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर देगी। उसने मुझे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे उसके बारे में किसी को नहीं बताना है कि उसने इसके साथ ऐसा किया है। लेकिन अब तो मैंने आपको बता दिया, तो फिर अब पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगी। वो पिशाचिनी कहती हैं कि उसने पिछले काफ़ी लंबे समय से मुझको अपने काबू में कर रखा है। तो पंडित जी पिशाचिनी से कहते हैं कि मैं तुमको उससे मोक्ष दिला देता हूँ, लेकिन तुम कहीं फिर से तो इसके पीछे नहीं पड़ जाओगी। तो वो पिशाचिनी कहती हैं कि मैं तो इसके पीछे आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन उसने ज़बरदस्ती मुझे भेजा था। इसके बाद वो पंडित जी उस पिशाचिनी को अपने तंत्र मंत्रों के द्वारा मुक्ति दिलाते हैं, और फिर वो मेरे शरीर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। लेकिन उसके बाद पंडित जी मुझे और मेरे पति से साफ साफ कह देते हैं कि हम लोगों को भूलकर भी अपने गांव में और अपने उस घर में नहीं जाना है, क्योंकि अगर हम लोग वहां पर वापस गए तो फिर शायद हमारे साथ और भी बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। और ना ही हम लोगों को अपने घर वालों को या मेरी बहन को इस चीज़ का पता चलने देना है कि तुमको इस चीज़ का पता चल गया है कि तुम्हारी बहन ने ही तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा काला जादू किया था। उस दिन के बाद आज का दिन है। मैं कभी भी अपने मायके में या फिर अपने ससुराल नहीं गई हूँ। मैं यहीं पर मुंबई में ही रह रही हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियाँ हैं, उन्हें भी ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका ये छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को एक नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड ओनली एट फियर फ्रॉस्ट 22।